हेलो एमबी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई नो अ लॉट टेंस्ड. व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. कैट हो गया, स्नैप हो गया, जेट आने वाला है और सर सीमैट भी आने वाला है. नाउ आई नो सीमैट में ऑलमोस्ट अब सिर्फ 1 महीना बाकी है और जो सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज दे आर कंपेरेबली न्यू टू यू, राइट? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ जनरल नॉलेज के लिए कुछ करिए, सर प्लीज़ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ करिए. तो हम लोग ले आए हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जहाँ पर आई वोंट से जस्ट वन वीडियो, इट वुड बी अ कंप्लीट सीरीज जहाँ पर वी आर ब्रिंगिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू यू और डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस मिलेगा जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट? दिस इज मी जय चंदानी फ्रॉम तर्कशास्त्र. I am here with a video on general awareness section for CMET 2025, bringing you previous year questions. Let's begin. Before I start this lecture, let me tell you, हम लोगों ने एक और चीज़ लाई है आपके लिए, ऑल इंडिया CMET 2025 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 12 CMET 2025 साइमुलेटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो एक दिक्कत है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, वो भी दूर करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए टेस्ट बनाए हैं, राइट? एंड ये सब आपको सिर्फ 499 में मिलता है, विच इज़ वेरी चीप, राइट? आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली कोर्स मिल रहा है. डेफिनेटली आप लोग एनरोल कर सकते हैं. आपको जो लिंक है फॉर दिस मॉक टेस्ट ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर 7264006300, राइट? भूलना मत, बिल्कुल एनरोल करो, बहुत हेल्प मिलेगा, राइट? लेट्स स्टार्ट. सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 2018 CMET का जो स्लॉट 1 था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट? नाउ लेट मी टेल यू कि 2022 से पहले देयर वाज अ पैटर्न शिफ्ट हुआ था 2022 में. तो उसके पहले सिर्फ 4 सेक्शन हुआ करते थे जिसमें 25 मार्क्स के 4 सेक्शंस थे. जीके, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, है ना? 25 मार्क्स ईच. तो हम लोग आज 25 क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे. इसमें से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली जो स्टैटिक जी के है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो करंट अफेयर है वहां से आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने चाहिए, राइट? फर्स्ट इज कि डैश वेरीज डायरेक्टली, राइट? पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मिलता है कि डैश वेरीज डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडीज एम्पलीट्यूड, राइट? नाउ दिस इज अ साइंस बेस्ड क्वेश्चन, साउंड के ऊपर है, ठीक है? जो आंसर है दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है? क्या आंसर है? लाउडनेस ऑफ साउंड. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार साउंड से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं सीमेट में. तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि साइंस आपको पढ़ना है, लेकिन साइंस में भी सिंस अपने को साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साउंड जो रहता है उसमें देयर आर 3 थिंग्स दैट यू मस्ट गो थ्रू. वन इज एम्पलीट्यूड, ठीक है? वन इज एम्पलीट्यूड. सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी और पिच, फ्रीक्वेंसी और पिच, ठीक है? नेक्स्ट इज वेवलेंथ, नेक्स्ट इज वेवलेंथ, ठीक है? ये सब आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा. एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली जब हम लोग साउंड की वेवलेंथ बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, मीन पॉइंट से, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो एम्पलीट्यूड का एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है किसी साउंड में उतना ही ज्यादा लाउड होती है वो साउंड, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस कम रहेगी, इट विल बी स्लो, राइट? नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली पर यूनिट पर सेकेंड में कितनी वेवलेंथ और कितनी वेव्स जाती है साउंड की, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट गो पर यूनिट टाइम, ठीक है? तो एक वेव है जैसे, तो कितनी वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है पर साउंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी और पिच, ठीक है? आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज, है ना? क्या होता है? हर्ट्ज. इसको 1/T भी लेके चलते हैं, विच इज पर यूनिट टाइम, ठीक है? साउंड की जो यूनिट होती है दैट इज डेसिबल,
SI यूनिट आपको याद होनी चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको इसके अलावा सोनार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, सोनार का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डॉपलर इफेक्ट मालूम होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो रिवाइज साउंड रिफ्लेक्शन क्या होता है और साउंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको साउंड के बारे में मालूम होनी चाहिए। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सॉल्ट वाटर फ्रीजेस एट द सेम टेम्परेचर एज फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर फ्रीजेस एट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। देखो पहला वाला तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो है उसमें डेफिनेटली सॉल्ट होगा तो वो ज्यादा भारी होगा, मतलब उसकी जो मॉलिक्यूल्स है उसको पास आने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। सॉल्ट वाटर फ्रीजेस एट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर फ्रीजेस एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। एंड डेफिनेटली क्योंकि सॉल्ट वाटर में सॉल्ट भी रहता है और जो फ्रीज होता है पानी, उसमें पानी फ्रीज होता है, उसमें सॉल्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सॉल्ट कभी फ्रीज नहीं होता। तो सॉल्ट वाटर को फ्रीज होने में नेचुरली और ज्यादा टाइम लगेगा, दैट मीन्स उसको और ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करना पड़ेगा। एंड हेंस द आंसर मस्ट बी दैट सॉल्ट वाटर freezes at a slightly lower temperature than fresh water, right? अगेन साइंस का टॉपिक है, आपको डेफिनेटली ये चीज, ये लॉजिकल भी आप लोग सोच सकते थे। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर इन द डे लाइट, राइट? इसका आंसर जो है दैट इज येलोइश ग्रीन। ये अगेन एक थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड सा क्वेश्चन है, साइंस का है, पर आईज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट नो कि आईज में क्या क्या डिजीजेस होती हैं, ठीक है। जो स्पेक्स होते हैं, जिनको विजन का प्रॉब्लम रहता है, पास का दूर का, उसको क्या कहते हैं, यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट दैट। आपको रेटिना के बारे में, आईज के बारे में, कॉर्निया के बारे में, प्यूपिल के बारे में, जो भी पार्ट्स होते हैं आईज के, उनके बारे में भी डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। दैट विल बी माय सजेशन। तो डेफिनेटली आईज के बारे में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेटली येलोइश ग्रीन ऐसा कलर है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ह्यूमन आई को, ठीक है। जो लीस्ट सेंसिटिव होता है वो होता है रेडिश और वायलेट, राइट? वाई? बिकॉज इट इज सो, इसको याद करने का तरीका होता है विबग्योर। अगर आपको विबग्योर याद है तो जो बिल्कुल कोने के दो कलर्स हैं, दैट इज वायलेट और रेड, ये लीस्ट सेंसिटिव होते हैं अपने ह्यूमन आई के लिए। और जो दो बीच में है ना, ग्रीन और येलो, वो दोनों और उन दोनों का कॉम्बिनेशन येलोइश ग्रीन, वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, राइट? तो डेफिनेटली आपको विबग्योर के बारे में भी पढ़ना चाहिए, कलर्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज ओके, सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर से पूछे गए थे। पहला क्या है? सो व्हाट इज द डेटा कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज सीडी रोम? आई होप अब वो सीडी से नहीं पूछेंगे, 2018 का है। वैसे तो 2018 में भी सीडीज का कल्चर जा चुका था, बट देन यस यू मस्ट नो कि सीडी रोम जो रहता है, रीड ओनली मेमोरी, 650 to 700 MB का स्टैंडर्ड कैपेसिटी रहता है, जो कि लगभग 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो भी इक्विवेलेंट रहता है, राइट? तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में मालूम होना चाहिए। दो कंप्यूटर्स से रिलेटेड रीसेंट टाइम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। नेक्स्ट इज कि इंडियन रेलवे जनरेट्स हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? नाउ ये 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन इस साल भी या 2024 की भी बात करूं तो इसका आंसर सेम ही है। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स कैन गेस दैट इट इज नॉट पैसेंजर फेयर, लेट मी टेल यू, इट इज फ्रेट फेयर। फ्रेट फेयर बोले तो जो सामान भेजते हैं, है ना, मालगाड़ी के थ्रू, तो उससे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है रेलवेज को। ऑलमोस्ट 65% to 70% रेवेन्यू जो होता है रेलवेज का पूरा, वो फ्रेट फेयर से आता है। सो दिस इज again this you must know this information, right? Next, a hash function guarantees integrity of a message. It guarantees that message has not been, okay, so this is again a computer based question, computer science में आप पढ़ते हो। तो hash function guarantees जो है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि कोई भी मैसेज जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। आप लोग इसके बारे में एक बार पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली मैं अगर लेम लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा कुछ होता है कि आपके जो मैसेजेस हैं, अगर उस पर आपने हैश फंक्शन लगा दिया है और अगर आप फिर उसके साथ कोई भी चेंज, उसमें कोई भी इंसान चेंज करने जाता है, तो हैश फंक्शन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है या चेंज नहीं होने देता है, राइट? जिससे आपको पता पड़ जाता है ओके दिस मैसेज हैज़ बीन चेंज्ड और समथिंग लाइक दैट।
ठीक है। तो कोई भी फिर जो आपका ऑलरेडी फिक्स मैसेज रहता है, सो दैट कोई भी चेंज ना करे आपके मैसेजेस को, दैट इज द यूज ऑफ हैश फंक्शन। आप लोग डेफिनेटली जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या इंपॉर्टेंस होता है। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड। आप लोग कंप्यूटर के बेसिक्स डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बिकॉज अगेन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इस साल नहीं पूछेंगे या फिर लास्ट 2 साल से नहीं पूछा है तो फिर कंप्यूटर नहीं आएगा। देयर इज अ गुड चांस कि आ जाए, राइट। नेक्स्ट इज यस, सो इंडियन पीनल कोड। तो सेक्शन 292 टू 377 जो है इंडियन पीनल कोड का, अब इंडियन पीनल कोड जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस साल के एग्जाम के लिए भी, अगर वो लोग इस इधर से पूछते हैं। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर इज ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। पर अब जो है वो इंडियन पीनल कोड चेंज हो चुका है। देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट। अब 3 नए कानून आ चुके हैं क्रिमिनल लॉ में, विच आर BNS, ठीक है, BNSS और BSA। इनके बारे में आपको डेफिनेटली बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं BNS में, ये ह्यूमन बॉडी वाला कहाँ से कहाँ तक आता है, तो इट इज 100 to 146 एंड या सर्च फॉर दिस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो 301 से आई फील 326 या 336 है, इन जस्ट सर्च फॉर मैरिजेस, राइट, एंड डिफेमेशन। BNS क्या है, तो IPC जो है वो चेंज हो गया है। पहले IPC था, अब चेंज हो गया BNS में, विच इज भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ये जो है ये पहले CRPC हुआ करता था। CRPC जो था वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब ये हो गया है भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा संहिता, ठीक है। और BSA जो है वो हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब एविडेंस, अधिनियम, अधिनियम। पहले BSA की जगह हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो अब इसमें चेंज हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी 2023 दिसंबर में अमेंड हुए थे और अब ये नए कानून लागू हो चुके हैं हमारे क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम जो है अगेन 2018 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उस वक्त का करंट अफेयर था। तो इसका जो आंसर है, टू बेसिकली क्या क्या ऑप्शन है, टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC और 1 ST बोरोअर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ना आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, आपके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, एक तो ग्रीन फील्ड होता है और एक होता है ब्राउन फील्ड, ठीक है, एक होता है ब्राउन फील्ड। क्या होता है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, तो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज बेसिकली होता है जब कोई भी कंपनी है ना या कोई भी पर्सन जो स्टार्टअप भी करना चाहता है, वो अपनी जो कंपनी है वो बिल्कुल स्क्रैच के साथ, एकदम जमीनी स्तर इस तरीके से बोल रहा हूँ कि स्क्रैच के साथ वो चीजें बनाता है, स्टार्टअप करता है और फिर पूरा एनवायरमेंट बनाता है, SOPs बनाता है, कंपनी स्टैब्लिश करता है, तो दैट इज टर्म्ड एज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। आप लोग ये सोच सकते हैं कि जहां से बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई इंसान अपनी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश करता है। वही ब्राउनफील्ड एंटरप्राइज क्या होता है, जब भी कोई कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी या फर्म को परचेज कर देती है और उसी में ही अपने ऑपरेशंस जो है वो चलाने लग जाए, ठीक है, नए ऑपरेशंस चलाने लग जाए या उसी कंपनी के जो ऑपरेशंस है उसमें कुछ चेंजेस करके चलाने लग जाए, तो हम लोग बोलते हैं ब्राउनफील्ड एंटरप्राइज। आप लोग जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हु नो अबाउट द एग्जैक्ट डिफरेंस, ठीक है, प्लीज और भी जो डिफरेंसेस है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा डेफिनेटली आपके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट इज कि वुमेन बोरोअर होना चाहिए एक, डेफिनेटली इसी चीज के लिए, एंड दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज था, तो डेफिनेटली इसमें डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट इज Google has introduced a unique feature that guides users through shortcuts that are more easily accessible by। अच्छा, यहाँ पर Google Maps होना चाहिए
क्योंकि ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था। 2017 दिसंबर की न्यूज़ है ये, ठीक है, 2017 दिसंबर की न्यूज़ है, जहां पर गूगल मैप्स ने शॉर्टकट्स करके एक फंक्शन डाला था गूगल मैप्स में, जिसके थ्रू जो टू व्हीलर्स हैं दे कुड एक्सेस रोड्स जो कि हैवी व्हीकल्स एक्सेस नहीं कर सकते थे, सिर्फ छोटी छोटी जो गलियां हैं वो एक्सेस करे जा सकते थे बाय टू व्हीलर्स। तो ये एक नया फंक्शन आया था उस वक्त का। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन भी मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, राइट। Which who of the following has launched an e-commerce startup for farm equipment rental? Again a current affair, ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था। I won't discuss this a lot. This was Mahindra and Mahindra। आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी नए स्टार्टअप अभी करंटली चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। आप लोगों को जोमेटो के बारे में डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, बिकॉज जोमेटो they are moving their shares into BSA also, है ना, उनका BSA में भी जा रहा है। They have recently crossed the valuation mark, जो कि बजाज कंपनी और टाटा मोटर्स से भी बड़ी कंपनी हो चुकी है। सो दिस वॉज अ न्यूज़ जो कि कुछ टाइम पहले ही आई थी। प्लीज़ जो भी न्यूज़ है आप एग्जैक्ट न्यूज़ अगेन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हेल्प होगा बहुत ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग कमेंट बॉक्स में भी, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट इज India has met goal of elimination of which of the following disease as specified by World Health Organization WHO under its GET 2020। तो लेट मी टेल यू, ये इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर में भी आया है। WHO ने फाइनली वैलिडेट कर दिया है कि इंडिया ने ये वाली जो डिजीज है ये कंप्लीटली इरेडिकेट कर दी अपनी कंट्री से। द डिजीज इज ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा करके डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया ने एक 2030 तक का टारगेट लिया है एक डिजीज को इरेडिकेट करने का। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में डालना, वैसे तो ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। द आंसर इज मलेरिया, राइट, आंसर इज मलेरिया। ये आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो नेक्स्ट डिजीज इरेडिकेट करना चाहती है कंट्री से बाय 2030, दैट इज मलेरिया। Next, the 3 languages included in the 8th schedule of the Constitution of by the amendment of। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रख लो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को काफी अच्छे से पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में या कहीं किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के MCQ, वो आपको डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कौन सी, तो फिर इसमें जो आंसर है दैट इज कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नाउ लेट मी टेल यू, टोटल मिला के 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में हैं। उसमें से 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला है उनको। रिसेंटली ओडिया जो है उसको भी क्लासिकल, जो लास्ट लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, दिस वाज इन द ईयर 2014। प्लीज एक बारी चेक करना, 2014 में हुआ था, ठीक है। तो ओडिया वाज द लास्ट लैंग्वेज जो कि ऐड करी गई थी। इनिशियली देयर वर 14 लैंग्वेजेस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और उसके बाद 8 लैंग्वेजेस जो हैं वो इंक्लूड करी गई है थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये उनमें से एक है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। दिस वाज इन द ईयर 1992, और ये 71st अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई थी, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज करके चैप्टर है, यू मस्ट गो थ्रू दैट। और कुछ बेसिक जो जीके बन सकते हैं उधर से, वो आपको मालूम होना चाहिए। एक और होमवर्क दे रहा हूँ, इस साल 6th शेड्यूल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर आपने न्यूज़ फॉलो करी है और आपको लद्दाख में 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, तो वांगचुक जो थे, है ना, जो हैं, ठीक है, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। 6th शेड्यूल में नाम डलवाना चाहते हैं वो लद्दाख का भी, यूनियन टेरिटरी का। क्यों करना चाहते हैं, क्या होता है 6th शेड्यूल, ये भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस और गैसेज आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। इजी आंसर है, दिस विल बी ओजोन एंड क्लोरीन, है ना। ओजोन और क्लोरीन, क्लोरीन तो आप लोग जानते हैं वो स्विमिंग पूल में भी
साफ करने के लिए डलता है। ओजोन इज अनदर वन जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होता है। गैसेस था इसलिए ये दो होगा, पर अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू भी वाटर सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है अल्ट्रावायलेट रेस भी यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, तो अगेन साइंस का क्वेश्चन है, साइंस बहुत ज्यादा पूछा जाता था पहले। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्शन दैट इज कॉल्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो जब एक्सपेक्टेशन से पहले या डेट से पहले इलेक्शन अगर कंडक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्नैप इलेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्नैप इलेक्शन, ठीक है। अगेन एक फैक्चुअल डेटा है जो आपको शायद मालूम होना चाहिए था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300-1750 BC हैज बीन फिक्स्ड। तो इनमें से कौन सी मेथड उसके बाद उसको यूज करके ये फिक्स करी गई थी? द आंसर इज रेडियोकार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियोकार्बन डेटिंग जो है वो C14 आइसोटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का, राइट। इसको यूज करके बहुत ही एग्जैक्ट 60,000 ईयर्स तक का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स में उनकी डेटिंग बता सकता है, राइट। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मेथड है। ये भी कुछ मेथड्स हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है वो जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े, तो उनकी जो रिंग्स होती हैं, जो उनका ट्रंक होता है, ट्रंक में छोटी छोटी रिंग्स होती, तो उनको स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि कितने साल पुराना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। एग्जैक्ट जो है कमेंट बॉक्स में यू कैन डेफिनेटली शो योर नॉलेज। स्ट्रेटिफिकेशन इज बेसिकली लेयर्ड। जब किसी चीज पर लेयर लगती जाती तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा एक ही चीज पर, कोई पहले पत्थर था, फिर उस पर कोई दूसरी लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, ऐसे करके वो बड़ा होते गया, है ना, जैसे रॉक फॉर्म होते हैं। तो उसी प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और कार्बन आइसोटोप तो यही रेडियो कार्बन डेटिंग हो जाएगा। डेफिनेटली एग्जैक्ट जो भी आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज डालो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट प्लांट्स इज करेक्ट। इनमें से क्या प्लांट्स के बारे में करेक्ट है? रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसीड एट द सेम रेट। यस, ये बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसीड एट अ मच फास्टर रेट देन रेस्पिरेशन। नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रोसीड एट अ मच स्लोअर रेट देन रेस्पिरेशन। नहीं, डेफिनेटली कनेक्शन है। ये जो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट होना चाहिए था। जब वो रेस्पिरेट करते हैं और सनलाइट आती है उसी टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसीड एट द सेम रेट विल बी द आंसर। नाउ अगेन साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। विथ रेफरेंस टू ब्रह्मोस उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आज के टाइम पर डिफेंस में बहुत अपडेट हो चुका है। इंडियन जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, DRDO, ठीक है, दैट हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इवन HAL, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, तेजस फाइटर, ठीक है, अ लॉट ऑफ मिसाइल्स, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें। और इसरो, DRDO के अचीवमेंट्स और इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके CMAT के 2025 एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन था। सो इट इज अ ramjet supersonic cruise missile being developed by BrahMos Aerospace, a joint venture between ISRO of India and NPOM of Russia. डेफिनेटली इसरो नहीं होगा, दिस विल बी DRDO। तो पहला वाला अगर आपको DRDO के बारे में मालूम नहीं होगा तो आप लोग एलिमिनेट कर पाते कि ये तो सही नहीं है। It can be launched from submarines, ships, aircrafts or lands against ships and land. Yes, ये correct answer है। And India and Russia have agreed to double the range of the BrahMos supersonic missile. Yes, ये भी सही है। Definitely ये दोनों सही है, तो इसका आंसर जो है वो 2 और 3 हो जाएगा, B हो जाएगा। आप लोगों को डेफिनेटली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, रशिया के साथ जो मिसाइल डेवलप कर रही है इंडिया, ब्रह्मोस में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, राइट। आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। इफ देयर इज सम एंथुसियास्ट जो कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और इसरो में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं, जो DRDO या डिफेंस से रिलेटेड और इसरो से रिलेटेड जो हैं, वो कमेंट बॉक्स में थ्रू कर सकता है। डेफिनेटली उसमें से जो भी कमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, आई हिट अ लाइक बटन ऑन दैट, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू HIV एंड AIDS बिल 2017। अगेन उस टाइम का करंट अफेयर है।
तो बहुत ज़्यादा उधर के लिए प्रेवलेंट है। मैं आपको इससे रिलेटेड जो इस साल के करंट अफेयर्स हैं या इस साल जो बिल्स आए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगेन, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सो इट सीक्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV एंड एड्स, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद HIV एंड एड्स। डेफिनेटली सही लगता है। इट मेक्स एंटी रेट्रोवियल थेरेपी अ लीगल राइट ऑफ HIV एड्स पेशेंट। ठीक है, अगेन ये थोड़ा सा सोचना पड़ता पर सही लगता है। ठीक है, इट हैज प्रोविजंस टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। ये बिल्कुल सही है। एवरी HIV इन्फेक्टेड पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years हैज द राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड एंजॉय द फैसिलिटीज ऑफ द हाउस होल्ड। अगेन अ सही आंसर, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, आपको क्या क्या बिल देखने चाहिए? ठीक है, तो आपको जो रिसेंट कुछ बिल्स हैं वो डेफिनेटली उसमें से एक है वक्फ अमेंडमेंट बिल, दी वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ बोर्ड आएगा। ठीक है, वक्फ बोर्ड बिल। ठीक है, बेसिकली ये इस बिल के थ्रू जो वक्फ की बोर्ड मीटिंग होती है उसमें 2 नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन करना चाहते हैं। तो ये एक बिल है जो कि काफ़ी डिस्कशन में रहा है इस साल। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो अभी चल ही रहा है, दिसंबर का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विच इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये बिल का नाम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू लाया जाता है। तो 2 अमेंडमेंट्स में की बात चल रही है। एक तो यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट, यूनियन टेरिटरी का जो बिल है, यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है इसमें। और एक इज कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल परमिशन देता है वो बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 129, ठीक है, 129th अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया है। ठीक है, अभी डिस्कशन चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन आपको मालूम है अभी रिसेंटली जो नया पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट से याद आया, नए पार्लियामेंट के भी करंट अफेयर्स याद कर लेना। ठीक है, नए पार्लियामेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भी याद होनी चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा हड़कम मचा ही रहता है। इंडिया में पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। ठीक है, इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल भी आया था इसी साल। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल है, डेफिनेटली आपको वो देखना चाहिए उसके बारे में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है। पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी एक बिल आया था, तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल भी आपको देख लेना चाहिए। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल भी आया था इस साल, जिसमें चीटिंग अगर कोई करता हो, पकड़ा जाता है पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो क्या उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देयर इज ऑल्सो बैंकिंग अमेंडमेंट, बैंकिंग लॉ में भी अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एंगुलर ब्लीड लाइंस आर प्रेजेंट ऑन द न्यू इंडियन रुपी 2000 बैंक नोट्स। उस टाइम उसके जस्ट कुछ टाइम पहले ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 2000 का नोट आया था, है ना, 2000 का नया नोट आया था। इसका आंसर इज 7। लेकिन नोट से रिलेटेड आपके लिए जीके जो करंट अफेयर्स हैं या जीके जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देयर इज अ टर्म नोन एज मोटिव्स। ठीक है, मोटिव्स ऑन इंडियन करेंसी, मोटिव्स ऑफ भी बोल सकते हैं इंडियन करेंसी। ठीक है, तो जैसे देर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 और 2000 का जो नोट है उन पे मोटिव्स बने हुए थे। ठीक है, 2000 जो है उस पर मंगलयान का है। ठीक है, 500 रुपये पे देर इज रेड फोर्ट विथ इंडियन फ्लैग, रेड फोर्ट इंडियन फ्लैग के साथ। ठीक है, 200 रुपये के ऊपर क्या है, 100 रुपये के ऊपर क्या है, 50 रुपये के ऊपर क्या है, ये सारे आपको बताने हैं। ठीक है, 50 रुपये के ऊपर क्या है, सारे के सारे बताने हैं, राइट। तो ये अगेन कमेंट बॉक्स में कोई प्लीज़ डालिए, जो भी सही आंसर होगा उसको मैं लाइक बटन दूंगा, राइट। डेफिनेटली ये भी आपको याद होने चाहिए। तो इंडियन करेंसी से रिलेटेड जीके देख सकते हैं। इट वुड टेक जस्ट लाइक अ मिनट ऑफ योर्स, राइट। आप लोग 1 मिनट में इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स। ओके, ये अगेन उस टाइम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था
द आंसर इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में देयर वाज दिस केस जिसके थ्रू मांझा है ना, खासकर चाइना डोर आती है उसको बैन कर दिया था, क्योंकि एनिमल्स को उसके कारण हार्म हो रहा था और बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही थी ह्यूमंस की भी, राइट। तो डेफिनेटली फैक्ट और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। नाउ दिस इज हिस्ट्री, राइट। Who said the greater number of fortress you hold the weaker will be your power? आप लोग जितने फोर्ट्रेस को होल्ड करने की कोशिश करोगे उतने ही आप कमजोर रहोगे। Let all our forces will be on the sea. हमारी सारी फोर्सेस सी पे होनी चाहिए, because if we should not be powerful at the sea, everything at once be against us. Let it be known for certain that as long as you may be powerful at the sea, right? तो ये जो लाइन है ये कही गई थी दा अल्मीदा। दिस इज फ्रैंकोइज दे अल्मीदा। फ्रैंकोइज दे अल्मीदा। जैसे ही आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एडवेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें आप लोग फ्रैंकोइज दा अल्मीदा के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैंकोइज दा अल्मीदा, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर, है ना, पोर्चुगीज जो रूल आया था इंडिया में, जो यूरोपियंस थे। सबसे पहले कौन सी कंट्री के यूरोपियंस आए थे? तो पोर्चुगीज कंट्री से आए थे। पोर्चुगीज सबसे लेट भी गए थे, गोवा से गए थे 1961 में, राइट। ऑलमोस्ट 450 साल तक थे। 1498 में वास्को ड गामा आए थे, जिन्होंने इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड दी डिस्कवर दी सी रूट टू इंडिया, है ना। वास्को ड गामा पोर्चुगीज थे, राइट। फ्रैंकोइज द अल्मीदा ने ये स्टेटमेंट बोला था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया ऑफ पोर्चुगीज, राइट। तो ये आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज वोट ऑन अकाउंट इज डेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द आंसर इज 116, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है बजट। तो बजट जो होता है वो पूरे साल भर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आता है, आपको जैसा मालूम है। इसका जो आर्टिकल है दैट इज 112। जो वोट ऑन अकाउंट होता है, अब क्या होता है, सरकार को कभी कभार इमीडिएट एक्शन लेने पड़ते हैं और उनके पास जब पैसा नहीं रहता है, बजट तो एक बार होता है साल में, पर बजट उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उनको वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि सरकारी खजाना जो है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड कहलाता है, उसमें से पैसे ऐसे ही निकाल दे। उनको बहुत ज़्यादा अकाउंटेंसी रखनी पड़ती है। तो अगर इमीडिएट ज़रूरत रहती है सरकार को, तो वो आर्टिकल 116 के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू वोट ऑन अकाउंट करते हैं और उसके थ्रू वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा ले पाते हैं। बजट से पहले, बजट लाने से पहले ही वो पैसा ले सकते हैं, अगर उनको इमीडिएट बेसिस पे वो पैसा यूटिलाइज करना रहता है। सो डेफिनेटली ये चीज़ भी आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट इज लास्ट 3 क्वेश्चंस। ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू, ओके, अगेन उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ताजमहल जो थी वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण थ्रेटेंड थी। एंड देन देयर वर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस टू, ठीक है। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर पहला वाला जो पिक्चर है दैट इज अ पेंटिंग जो कि द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी है, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय सल्वाडोर डाली, ठीक है, सल्वाडोर डाली। एंड ये जो फोटो है ये तो आप लोगों ने देखी होगी, ये मेजर ध्यानचंद की है, जो कि हॉकी के बहुत ही बढ़िया प्लेयर, आई वुड से बेस्ट प्लेयर इस सदी में या इस पूरे गेम ने जो देखा हो, राइट। तो डेफिनेटली ही वाज अ चैम्प फ्रॉम इंडिया। एंड अब इस तरीके के नहीं आते, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो पेरिस ओलंपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पेंटिंग और बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एक और बारी आप लोगों को याद करा रहा हूँ, अगर आप लोग सीमेट के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं, 25 जनवरी को आपका एग्जाम है। डेफिनेटली बाय दिस मॉक। तर्कशास्त्र आप लोगों के लिए ऑल इंडिया सीमेट 2025 मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि 500 रुपये है यार। 500 रुपये में तो आप डेट करने जाते हो, राइट। आपको 12 सीमेट के 2025 साइमुलेटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी टेस्ट देखने को मिलते हैं। आप लोग हमें इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो और आपको इस टेस्ट के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप लोगों को गाइड करते रहूंगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना कि आपको क्या क्या हेल्प चाहिए। डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। We have started this series. Show your love, share this with as many students as you know. God bless you all.